नमस्कार दोस्तों, जेआरएफ नेक्सस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट के 10वें यूनिट के नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंस, इतिहास और उसके सहायक विज्ञान। तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो इतिहास लेखन में सहायता करते हैं या इतिहास के सहयोगी विषय हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इतिहास समाज विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है या इतिहास कला है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले पॉइंट पर देखते हैं। अतीत को इतिहास में उसके सहायक विज्ञान। तो इतिहास में हम लोग अतीत का ही अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे अतीत को सही, प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ रूप से समझने के लिए इतिहास अनेक विषयों की, अन्य विषयों की सहायता लेता है। तो जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं या फिर इतिहास लेखन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इतिहास विषय को जान लें तो हम इतिहास लिख सकते हैं। इतिहास को लिखने के समय हमें अन्य विषयों की भी सहायता लेनी पड़ती है। हम ये देख लेंगे कि इतिहास लेखन में किन किन विषयों की सहयोग की जरूरत पड़ती है। यही देखते हैं, वही लिखा है, इतिहास को सही, प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ रूप में समझने के लिए इतिहास अनेक अन्य विषयों की सहायता लेता है। इन विषयों को इतिहास के सहायक विज्ञान या फिर कहें ऑक्सिलरी साइंस ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन विषयों का सहयोग लिया जाता है इतिहास लेखन में। ये विषय ऐतिहासिक स्रोतों की पहचान करने में, तो इनका उपयोग क्यों है? क्योंकि हम उससे ऐतिहासिक स्रोतों की पहचान करने में सहयोगी होते हैं। तिथि निर्धारण करने में, यानी कि जो इतिहास की जो टाइमिंग है जिससे हम क्रोनोलॉजी निर्धारित करते हैं, उसमें सहयोगी होते हैं। भाषा की व्याख्या करने में सहयोग लेना पड़ता है हमें दूसरे विषयों से। प्रमाणों के परीक्षण में हमें दूसरे विषयों की सहायता लेनी पड़ती है। घटनाओं के विश्लेषण में हमें दूसरे विषयों की सहायता लेनी पड़ती है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके सहयोग से हम ये सारे काम कर सकते हैं। जैसे तिथि का निर्धारण हो गया, स्रोतों की पहचान हो गया, भाषा की व्याख्या हो गया, प्रमाणों का परीक्षण हो गया, घटनाओं का विश्लेषण हो गया। इन सब में हम स्रोतों की सहायता लेते हैं। इतिहास के प्रमुख सहायक विषय निम्न है। कौन कौन से विषय हैं? तो जो पहला सबसे प्रमुख विषय है वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इतिहास का ही भाग है। इतिहास का कहें कि मेजर पार्ट आर्कियोलॉजी होता है, उसके बिना हम इतिहास पूरा ही नहीं कर सकते। तो जो पुरातत्व है, इसका इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है आर्कियोलॉजी का। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सहायक विज्ञान है। इसके माध्यम से उत्खनन द्वारा प्राप्त भवनों, अगर मान लीजिए कहीं हमने उत्खनन कराया, वहाँ कोई अवशेष प्राप्त हो गया, कोई भवन प्राप्त हुआ, कोई मूर्ति प्राप्त हुई, उपकरण प्राप्त हुआ, इन सब का हम विश्लेषण किसके बेस पे करते हैं? पुरातत्व के आधार पर। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हमें, अगर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, या फिर बाद के समय के मौर्य काल के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, या फिर ताम्र पाषाण कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो उनमें क्या समानता है, किस तरह से क्या क्रमिक परिवर्तन हुआ था, उन सबको हम जान लेंगे किस विषय के अंतर्गत? पुरातत्व के अंतर्गत। सिक्कों का अध्ययन करते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था पिछली क्लास में। सिक्कों के अध्ययन में, यानी सिक्कों की उसका धातु कौन सा है, किस काल का है, उस पर लेखन कला क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। अन्य अवशेषों का अध्ययन करके प्राचीन सभ्यताओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम किसके द्वारा? आर्कियोलॉजी के द्वारा। ठीक है। तो ये इतिहास का अगर कहा जाए कि सबसे प्रमुख सहयोगी विषय कौन है? आर्कियोलॉजी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमें प्राचीन इमारतों से प्राप्त होते हैं, भूमि उत्खनन से प्राप्त होते हैं। बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो अब खंडहर में बदल चुकी हैं, बहुत सारे मिट्टी की खुदाई में सिक्के मिलते हैं, बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए हमें पुरातत्व की जरूरत पड़ती है। जो इतिहास का दूसरा सहयोगी विषय है वो अभिलेख विद्या है, एपिग्राफी। एपिग्राफी भी एक विषय होता है, एपिग्राफी जिसको हम लोग अभिलेख विद्या कहते हैं। इस विद्या से हम लोग क्या कहते हैं कि शिलालेखों पे अगर कोई लेख लिखा है तो वो लेख किसने लिखवाया, कब लिखवाया, उसकी लिपि क्या थी। दुनिया में तमाम तरह की लिपियां हैं, उन लिपियों के बारे में भी जानकारी ये देता है। ताम्रपत्र पे कोई लेख मिला है या अन्य कहीं से भी कोई अभिलेख मिला है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अभिलेख विद्या के अंतर्गत।
इससे हमें शासकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अगर कोई शासक ने कोई राजआज्ञा जारी किया है या धर्म से संबंधित कोई निर्देश दिया है, उसकी जानकारी मिलती है। मंदिर को कोई दान दिया गया है, उसकी जानकारी मिलती है। प्रशासन से संबंध में जानकारी मिलती है, धर्म के संबंध में जानकारी मिलती है, समाज के संबंध में जानकारी मिलती है और राजनीति घटनाओं के संबंध में जानकारी हमें मिलती है। और वहाँ पर जो भी लेख लिखे हुए हैं, राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित लेख हैं, समाज से संबंधित कोई लेख हैं, कोई सामाजिक आदेश दिया गया राजा के द्वारा भू राजस्व से संबंधित कोई आदेश दिया गया, वो सारी चीज़ें हमें अभिलेखों पर मिलती है। और उसके बारे में हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एपिग्राफी या अभिलेख विद्या की ज़रूरत पड़ती है। इन घटनाओं की प्रमाणिक जानकारी हमें इस विद्या से मिल जाती है और ये इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण सहयोगी विषय के रूप में आता है। जो तीसरा महत्वपूर्ण विषय है वो है मुद्रा शास्त्र, जिसको हम लोग न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं, यानी कि मुद्रा शास्त्र। कई बार नेट में यही पूछा गया है कि मुद्रा शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं। सिक्कों से शासकों के नाम, तो जिस सिक्कों पर जो शासक का नाम मिला है, उसकी उपाधियां मिली हैं, उसका शासनकाल मिला है, आर्थिक व्यवस्था उसकी सिक्कों से जो जानकारी मिलती है, व्यापार, धार्मिक प्रतीक, उसने सिक्कों पर किन धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया था, किसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिली है, किसके सिक्कों पर यमुना की आकृति मिली है, किसके सिक्कों पर मकरवाहिनी यमुना की आकृति मिली है, किसके मतलब अलग अलग से किसके सिक्कों पर राजा की ही आकृति मिली है। ऐसे बहुत सारे सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के पर एक व्यक्ति द्वारा बर्छा से दूसरे व्यक्ति पर हमला करते हुए दिखाए गए, ऐसे बहुत सारे सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों के अध्ययन से हम ये पता करते हैं कि शासन व्यवस्था कैसी थी, वो चित्र कैसे बने, उनका अध्ययन करते हैं, तो उससे हम शासन काल की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उसकी जानकारी मिलते हैं, क्योंकि अगर आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, व्यापार अच्छे से चल रहा है, तो सिक्के खूब मिलेंगे। व्यापार बाह्य व्यापार ठप है तो सिक्के कम मात्रा में मिलेंगे। सिक्के किस धातु के बने हैं, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। व्यापार व्यवस्था, धार्मिक प्रतीकों से पता चलता है कि राजा किस धर्म के प्रति राजा का झुकाव था। कला के संबंध में जानकारी मिलती है, अगर सिक्के ज़्यादा कलात्मक हैं तो कला का विकास हुआ है। ये बहुत सारी बातें हमें सिक्कों से पता चलती है और इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ये इतिहास का एक सहयोगी विषय है, अपने आप में स्वतंत्र विषय भी है। एक विषय है लिपि शास्त्र, पूरा लिपि शास्त्र, जिसको पैलियोग्राफी कहते हैं। पैलियोग्राफी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो प्राचीन लिपियों का। दुनिया में तमाम तरह की लिपियां हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों पर अभी भी अध्ययन हो रहा है। तो जो लिपि पढ़ने की जो कला है वो आपका पूरा लिपि शास्त्र है। विभिन्न लिपियों को पढ़ने और उनका सही अर्थ समझने में यह अत्यंत उपयोगी है। तो जो इतिहास लेखन होता है, जो प्राचीन काल की कोई लिपि मिली है उसमें क्या लिखा गया है, उसके सहयोग के लिए हम इस विषय का सहारा लेते हैं। कालक्रम विज्ञान, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजी कहते हैं, ये भी एक विषय है। ऐतिहासिक घटनाओं के सही समय और क्रम का निर्धारण करता है, जिससे घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन संभव हो सके। तो ये भी इतिहास का एक सहयोगी विषय है, जिसको हम लोग कालक्रम विज्ञान या क्रोनोलॉजी कहते हैं। वंशावली विज्ञान, जिसको हम लोग जेनियोलॉजी कहते हैं। तो वंशावली विज्ञान से हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सा राजवंश कितने समय तक शासन किया, किस राजवंश में किन किन लोगों ने शासन किया था। यूजीसी नेट का तो ट्रेंड बन चुका है कि हर साल 4 से 5 सवाल क्रोनोलॉजी से पूछ ले रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस विषय की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें राजवंशों और परिवारों की वंशावलियों का अध्ययन करता है। इसे शासकों के उत्तराधिकार और राजनीतिक संबंधों की जानकारी मिलती है, जो इतिहास के विश्लेषण में जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर करें तो लैंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में भाषाओं के विकास, परिवर्तन, पारस्परिक संबंध आदि का हम अध्ययन करते हैं। इसमें प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों की भाषा को समझने में सहायता मिलती है। तो जो प्राचीन ग्रंथ या प्राचीन अभिलेख हैं, उनकी भाषा को समझने में भाषा विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे जो इतिहास का एक और महत्वपूर्ण विषय है, जो इतिहास एक तरह से कहा जाए कि आत्मा ही है, वो है मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी। मानव समाज कैसे बना, मानव समाज की संस्कृति कैसी है, परंपरा कैसे है, जीवन शैली कैसी है, इन सब का अध्ययन कौन करता है? एंथ्रोपोलॉजी। और ये भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है। विशेष रूप से आदिम और जनजातीय समाजों के इतिहास के पुनर्निर्माण में हमें एंथ्रोपोलॉजी का सहयोग लेना पड़ता है। जिन लोगों का इतिहास छूट गया है या जो आदिम जनजातियां हैं
या फिर प्राचीन जनजातियों के बारे में हमें अगर ज्ञात करना हो, कहीं पर मिले मानव अवशेषों के बारे में हमें ज्ञात करना हो, तो हम किसका सहारा लेंगे? एंथ्रोपोलॉजी का सहारा लेंगे। और बात करें तो बाकी हमने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इन सब विषयों के बारे में पिछली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ लिया है। यहाँ हल्का फुल्का हम लोग देख लेंगे कि इतिहास के विकास में सोशियोलॉजी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक संस्थाओं, वर्गों, जातियों, परिवार, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता है, जिससे सामाजिक इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है और इतिहास का प्रमुख सहयोगी विषय भी है। इसी तरह से अर्थशास्त्र, जो हम लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग आर्थिक, जैसे उत्पादन का क्या स्तर था, व्यापार कैसा था, कर व्यवस्था कैसी थी, कृषि व्यवस्था कैसी थी, उद्योग कैसा था, शासक की आर्थिक नीतियाँ कैसी थी, इनके बारे में हम लोग पिछली क्लास में भी विस्तार से पढ़े हैं। बस यहाँ ये जानना है कि सब इतिहास के सहयोगी विषय हैं। अर्थशास्त्र भी इतिहास का एक सहयोगी विषय है। अगर हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी, तो प्राकृतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, जलवायु कैसी हैं, नदी घाटियाँ कैसी हैं, पर्वत कैसे हैं, संसाधन कौन कौन से थे, किस शासनकाल के समय कौन से संसाधन महत्वपूर्ण थे, उन सब का अध्ययन हम लोग भूगोल के अंतर्गत करते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐतिहासिक घटनाओं और सभ्यताओं के विकास को प्रभावित करती हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ एक तरह से कहें तो मानव जीवन को, मानव सभ्यता और संस्कृति को गहराई से प्रभावित करती हैं, इसलिए हमें भूगोल को भी इतिहास के सहायक विषय के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कहें राजनीति विज्ञान, तो इतिहास का आधार ही राजनीति विज्ञान था। हम लोग राजा और राजनीति के अंतर्गत ही इतिहास लेखन कर रहे थे। तो पॉलिटिकल साइंस राज्य, शासन, प्रशासन, कानून, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, जिससे राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण अधिक वैज्ञानिक बनता है। तो ये विषय भी क्या करता है, आपके इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग का ये जो भाग है ना कि इतिहास को कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो इतिहास के सहयोगी के रूप में काम करते हैं, हम लोग देख ले रहे हैं। हमने इन सारे विषयों को देखा। बाकी साहित्य हैं, तो साहित्य कहा जाता है समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य भी इतिहास के निर्माण में भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए स्वतंत्रता आंदोलन पर हम कुछ काम कर रहे हैं या कोई लेखन कर रहे हैं, तो उस समय के कवियों द्वारा या कवित्रियों द्वारा कौन कौन सी कविताएं लिखे गए, कौन से नॉवेल लिखे गए, उस नॉवेल का स्वरूप कैसा था, उस कविता का स्वरूप कैसा था, इसके माध्यम से भी हम इतिहास का निर्माण करते हैं। तो महाकाव्यों, नाटकों, यात्रा वृत्तांतों, आत्मकथाओं, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से तत्कालीन समाज, संस्कृति और विचारधारा की जानकारी प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि इतिहास और उसके सहायक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी सहायता से ही ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि होती है। स्रोतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है तथा अतीत का अधिक सटीक, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय पुनर्निर्माण संभव हो पाता है। तो अब तक जो हमने इन विषयों को देखा, इनके सहयोग से ही हम समृद्ध इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें विज्ञान, तो अब तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इतिहास के सहयोगी विषय के रूप में काम करें। जैसे प्रकृति विज्ञान, जो भूगोल का ही विषय था, अलग हो गया है। अभी हम कहें कि AI के युग में हम लोग जी रहे हैं, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी इतिहास के सहयोगी विषय के रूप में काम कर रही है। तो अब इतिहास के जो सहयोगी विषय हैं उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। आप जितने विषयों का अध्ययन करोगे, कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिक तत्वों से प्रभावित होंगे। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को ही लिया है। इसके अतिरिक्त अन्य और भी सब विषय हैं जो इतिहास के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतिहास का सबसे बड़ा सहयोगी विषय बन चुका है। आपका कंप्यूटर साइंस है, उसके माध्यम से हम इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता करता है। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे तकनीकी आ चुके हैं जिससे हम पूरा लिपि शास्त्र को पढ़ने में हमें सहायता मिलती है। अगर कोई अक्षर धूमिल हो गया, उसको पढ़ने में सहायता मिलती है। तो अब इतिहास का दायरा दिन ब दिन, इतिहास और उसके सहायक विषय का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इतने सारे विषयों को समाहित करने वाला जो इतिहास है, अब इस इतिहास को लेकर के विद्वानों में एक डिबेट चलना शुरू हुआ 18वीं शताब्दी में। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में वो प्रबल रूप से आ गया, और वो डिबेट है कि इतिहास को किस रूप में देखा जाए। हालांकि 18वीं शताब्दी में कोई डिबेट शुरू नहीं हुआ था, 19वीं शताब्दी में डिबेट पूरी तरीके से शुरू हुआ। इतिहास को किस रूप में देखा जाए, जो इतिहास इतना व्यापक रूप धारण किए हुए, जिसके इतने ज़्यादा सहयोगी विषय हैं, उसको हम कला माने कि विज्ञान माने। अब इसको लेकर के विद्वानों में द्वंद्व छिड़ गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इतिहास विज्ञान है, क्योंकि उसमें
तार्किक बातें होती हैं, तुलनात्मक अध्ययन होता है, एक सही निष्कर्ष निकलता है। कुछ विद्वानों का मानना है इतिहास मनोभाव से प्रभावित होता है। इतिहासकार चाहे कितना भी तटस्थ हो ले, उसकी अपनी विचारधाराएं, संस्थाओं, किसी राजनीतिक संस्था से प्रभावित है तो उसका प्रभाव राज्य, राजनीति और तत्कालीन धर्म और संस्कृति से प्रभावित होता है। ऐसे में इतिहास एक सटीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है, तो हम इतिहास को विज्ञान नहीं मानेंगे। इसको लेकर के भी जो विद्वानों में डिबेट चलना शुरू हुआ, वो डिबेट आज भी बना हुआ है। हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास विज्ञान है या इतिहास कला है, यानी कि इतिहास विज्ञान है या इतिहास समाज विज्ञान है। तो जो आपके यूजीसी नेट में एक टॉपिक दिया गया है, इतिहास, हिस्ट्री अ साइंस, आर्ट्स आर अ सोशल साइंस, इतिहास विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान है। तो इतिहास क्या है, इसको लेकर के एक डिबेट है। और इस डिबेट की शुरुआत किया जेबी ब्यूरी ने, जब उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने ये बात रखा कि इतिहास विज्ञान है, न उससे कम है न उससे अधिक है। इसी के साथ ही विवाद शुरू हो गया, मतलब विवाद क्या करें, एक डिबेट शुरू हो गया और वो डिबेट अभी भी चल रहा है। तो हम दोनों पक्षों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, बाकी आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस क्लास का उद्देश्य निष्कर्ष निकालना नहीं है, बस इतना है कि दोनों पक्ष अपनी कौन कौन सी बातें रख रहे हैं। अगर एक पक्ष इतिहास को विज्ञान मान रहा है तो किन आधार पर मान रहा है, एक पक्ष अगर इतिहास को विज्ञान नहीं मान रहा है, सामाजिक विज्ञान मान रहा है, तो किन आधार पर मान रहा है। आइए देख लेते हैं। खास करके एमए के इसी यूजीसी नेट में तो कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एमए की परीक्षाओं में हर साल सवाल आते रहते हैं। आइए देखते हैं कि इतिहास विज्ञान है या कला है। विश्व में हो रहे बौद्धिक चिंतन एवं वैज्ञानिक मूल्यों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने इतिहासकारों के समक्ष इतिहास के अध्ययन को अधिक प्रामाणिक, तर्कसंगत और वैज्ञानिक बनाने हेतु प्रेरित किया। तो इतिहास को वैज्ञानिक बनाने हेतु, तर्कसंगत बनाने हेतु, वैज्ञानिक मूल्यों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने इतिहासकारों के समक्ष इतिहास के अध्ययन को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए, तर्कसंगत बनाने के लिए और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं, इतिहास में क्रमिक परिवर्तन हुआ। पहले वर्णनात्मक इतिहास लिखा जाता था, फिर इतिहास में तर्क आया, तुलनात्मक अध्ययन आया, विज्ञानवाद आया। तो ये क्रमिक परिवर्तन आया, उन्होंने इतिहास को और ज़्यादा समृद्ध किया। वही वो बात कर रहा है कि इतिहासकारों के समक्ष इतिहास के अध्ययन को अधिक प्रमाणित बनाने, तर्कसंगत बनाने और वैज्ञानिक बनाने हेतु प्रेरित किया। और धीरे धीरे इतिहास जो है एक घटना के वर्णन तक सीमित था, अब वो घटना के कारण और परिणाम के परीक्षण तक पहुंच गया। 19वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय विद्वानों के प्रयासों से इतिहास में वैज्ञानिक मूल्यों ने स्थान बनाना शुरू कर दिया था। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने इतिहास चिंतन को एक नए आयाम की ओर मोड़ दिया। तो चार्ल्स डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया कि जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, उसके अंतर्गत इतिहास में एक नई डिबेट छिड़ गई। इतिहास के अध्ययन में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कारण परिणाम संबंध, प्रमाण आधारित विश्लेषण को महत्व मिलने लगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि विज्ञानवाद के आने के साथ ही इतिहास में हमने देखा तर्कवाद पहले आया, फिर कारण और परिणाम का सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन आया, फिर विज्ञानवाद आया। और इसने इतिहास को और ज़्यादा समृद्ध करने का प्रयास किया और ये कोशिश किया गया कि इतिहास लेखन में जो इतिहास लेखक हैं उसके विचार कम से कम आए और वास्तविकता पाठकों के समक्ष ज़्यादा पहुँचे। ठीक है, इतिहास में केवल अतीत की घटनाओं के वर्णन से हटकर कारण परिणाम संबंध और तर्कसंगतता मूल्य पर अधिक बल दिया जाने लगा। इतिहास चिंतन में बढ़ते वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इतिहास चिंतकों को इस रूप में प्रेरित किया कि जेबी ब्यूरी ने अपने इतिहास चिंतन संबंधी अवधारणा में यहाँ तक कह दिया कि हिस्ट्री इज अ साइंस, नो लेस एंड नो मोर। इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न अधिक। ये जेबी ब्यूरी ने जब कहा तो दुनिया के सामने एक नई विचारधारा आ गई कि इतिहास सच में विज्ञान है, मान लिया जाए या फिर विज्ञान न माना जाए। और ये डिबेट चलना शुरू हुआ। उनका मत था कि यदि इतिहास को केवल कला माना जाएगा, अब देखिए उन्होंने तर्क क्या दिया कि अगर हम केवल कला मान ले कि इतिहास क्या है, एक कला है, तो उसमें यथार्थता, सूक्ष्मता और वस्तुनिष्ठता का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। ये भी अपनी जगह पे सही थे कि अगर हमें इतिहास में यथार्थता लाना है, हमें इतिहास में वस्तुनिष्ठता लाना है, हमें इतिहास में सूक्ष्मता लाना है, तो उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखना होगा और विज्ञान की तरफ आगे बढ़ाना होगा।
यार्क पावेल ने इतिहास की व्यापकता और इसके मूल्य पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक इतिहास का स्वरूप प्राचीन इतिहास से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने अब तक पढ़ भी लिया है, जो भी हमने पिछली क्लास पढ़ा है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आते आते इतिहास को कई चरणों से गुजरना पड़ा। ये बात करते हैं यार्क पावेल। और आगे क्या कहते हैं, यह इतिहास केवल रोचक उपदेशात्मक या मनोरंजक कथाओं का संग्रह नहीं है। तो जैसा कि पहले ये कहा जाता था, जैसे हेरोडोटस का इतिहास जो कथाओं के रूप में है, तो इतिहास का मतलब ये नहीं कि आप कथा सुना दिए वो इतिहास हो गया। इतिहास में तर्क संगतता होना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, विज्ञानवाद होना चाहिए। इसका समर्थन कर रहे हैं यार्क पावेल। तो कह रहे हैं कि इसके मूल्य पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक इतिहास का स्वरूप प्राचीन इतिहास से भिन्न है। यह इतिहास केवल रोचक उपदेशात्मक या मनोरंजन कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि तथ्यों, आपने किन तथ्यों के आधार पर इतिहास की रचना किया, तो तथ्य कौन कौन से हैं, प्रमाण कौन कौन से हैं, और तर्क पर आधारित विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो इतिहास कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह तर्क, प्रमाण और तथ्यों पर आधारित एक विज्ञान है। अब हम देखें कि यूरोप में बड़े बदलाव होने शुरू हुए। कुछ जो जर्मन विद्वान थे, जैसे हम कार्ल मार्क्स को देखें या उस समय के जो भी जर्मन विद्वान थे, उन पर विज्ञानवाद का प्रभाव दिखाई दिया। उन्होंने इतिहास को और ज़्यादा तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया। वही बात यहाँ लिखा है कि जर्मन इतिहासकारों ने इतिहास को प्रमाण, अनुसंधान, तुलना और स्रोत समीक्षा पर आधारित एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित किया। तो अब जो इतिहास में जो नया परिवर्तन आया, जो जर्मन स्कॉलर्स के द्वारा आया था, इतिहास में प्रमाण पर बल दिया जाने लगा। कौन से प्रमाण पे आप ये बात कर रहे हैं, अनुसंधान की गहराई बढ़ गई, तुलनात्मक अध्ययन बढ़ गया, स्रोतों की समीक्षा, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, गहराई से पढ़ा था कि कैसे स्रोतों की समीक्षा होती है। स्रोतों की समीक्षा हमने दो आधारों पर किया था, आंतरिक समीक्षा और बाह्य समीक्षा, जो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने बल देना शुरू किया। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं इतिहास में वैज्ञानिकता आ जाएगा। तो वही बात लिखा है, एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित किया। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन कर इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। जैसे जर्मन चिंतक हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर करते हुए ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया और स्वयं को वैज्ञानिक इतिहासकार माना। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो उसने क्या किया, उसने धार्मिक मूल्यों को इतिहास से हटा दिया, एक तरह से उपदेशात्मक बातों को हटा दिया, कोशिश किया कि जो तथ्यपरक बातें हैं उसको रखा जाए। लियोपोल्ड वॉन राके ने तो और ज़्यादा इतिहास चिंतन में काम किया, ने इतिहास को विज्ञान मानते हुए मूल स्रोतों और प्रमाणों के आधार पर वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन पर बल दिया। और उन्होंने तो यहाँ तक प्रयास किया कि हम जितने वस्तुनिष्ठता के करीब जाएंगे इतिहास में उतनी ही वैज्ञानिकता आएगी। जिस प्रकार विज्ञान का उद्देश्य प्रकृति के नियमों और सत्य का अन्वेषण करना है, उसी प्रकार इतिहास का उद्देश्य मानव समाज के विकास, परिवर्तन, उत्थान और पतन को नियंत्रित करने वाले कारणों एवं नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। तो जैसे विज्ञान में एक नियम होता है, उस नियम से हमें बता सकते हैं कि इस नियम के द्वारा पृथ्वी चलती है, इस नियम के द्वारा सूर्य का उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तमाम तरह की भौतिक घटनाएं होती हैं जिनका हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करके बता सकते हैं। उसी तरह से यहाँ ये कह रहे हैं कि इतिहास में हम क्या कर सकते हैं, इतिहास में हम कर सकते हैं कि मानव समाज का जो विकास हुआ उसको हम विश्लेषित कर सकते हैं। उनमें किस तरह का परिवर्तन हुआ, कैसे समाज में उत्थान हुआ, पतन हुआ, उसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उन कारकों की हम पड़ताल कर सकते हैं, और जब कारणों की पड़ताल कर सकते हैं तो हम एक समाज में एक व्यवस्थित ढांचा ला सकते हैं। इसलिए इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति, तर्क और प्रमाणों के आधार पर अध्ययन करने से सामाजिक समस्याओं का अधिक वस्तुनिष्ठ और यथार्थ समाधान संभव है। इनके कहने का मतलब है कि जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास को देखेंगे, इतिहास में वैज्ञानिकता के तत्व लाएंगे, तो हमें पहले घटित हुई घटनाओं से हमें आगे जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनको रोकने में सहायता मिलेगी या फिर उनमें परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी। तो जैसे विज्ञान एक नियम से चलता है, वैसे इतिहास में एक नियम निर्धारित हो सकता है। उक्त विशेषताओं ने इतिहासकारों के समक्ष एक ऐसे अनसुलझे प्रश्न को खड़ा कर दिया जिसका समाधान इतिहासकारों के लिए कठिन चुनौती बन गया है। कुछ विद्वान इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति, प्रमाण और तर्क पर आधारित विषय मानते हैं, जबकि अन्य का मत है कि मानव समाज की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण
इतिहास को पूर्ण विज्ञान नहीं कहा जा सकता। ये तो सारे तर्क थे, लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इतिहास का जो मूल विषय है वो मानवीय अनुक्रियाएं हैं। मानव का उत्पन्न उद्भव कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, मानव ने कौन कौन से निर्णय लिए, मानव की आर्थिक गतिविधियां कैसी थी, मानव की राजनीतिक गतिविधियां कैसी थी, उसकी सामाजिक गतिविधियां कैसी थी। अब इन सब चीज़ों को प्रभावित करने वाला मानव का मनोभाव है, मानव का मनोभाव है, और मनोभाव समय के साथ बदलता रहता है। तो जो चीज़ समय के साथ बदलता रहता है, या एक ही मानव का एक समय का जो मनोभाव है, जरूरी नहीं है कि दूसरे समय वही रहेगा। एक व्यक्ति एक राजनीतिक चिंतन में जी रहा है, जरूरी नहीं है कि उसी राजनीतिक चिंतन में आगे भी जिएगा। तो परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए अधिकांश इतिहासकार इस मत से संशय व्यक्त करते हैं कि अगर हम इतिहास को विज्ञान मान ले तो हम मानव मनोभाव का क्या करेंगे। आज वो विशेष विचारधारा को मान रहा है, कल वो विचारधारा ही चेंज कर दिया तो पूरे नियम ही बदल जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो प्रकृति के कारण इतिहास को पूर्ण विज्ञान नहीं कहा जा सकता। अतः इतिहास विज्ञान है या नहीं, यह इतिहास दर्शन का एक महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद विषय बन गया है। अब विद्वानों का एक वर्ग इतिहास विज्ञान है, इस संबंध में अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत करता है, तो दूसरी वर्ग विद्वानों का एक अलग वर्ग है जो इतिहास विज्ञान नहीं है, इस संबंध में अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत करता है। और दोनों के तर्क में कमी नहीं है, दोनों के तर्क बहुत ही मजबूत हैं। आइए हम देख लेते हैं। इस आलेख में हम इतिहास विज्ञान है संबंधी विद्वानों के तर्क तथा इतिहास विज्ञान नहीं है संबंधी विद्वानों के तर्क की विवेचना करेंगे कि किन विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान माना है और उसके पक्ष में कौन कौन सा तर्क दिया है, किन विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान नहीं माना है और उसके पक्ष में कौन कौन सा तर्क दिया है। अब जैसे इतिहास विज्ञान है, हिस्ट्री इज साइंस। इतिहास को विज्ञान मानने वाले विद्वानों का मत है कि यह तथ्यों, प्रमाणों और व्यवस्थित अनुसंधान पर आधारित ज्ञान है। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, इतिहास तथ्यों पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इतिहास में लिख देंगे। तो पहली बात, इतिहास में तथ्यपरकता है। जैसा कि हम लोगों ने जेम्स मिल के बारे में कहा था कि उसने दुनिया के सबसे वाहियात तरीके से इतिहास लिखा था। क्यों? क्योंकि उसने गलत तथ्यों का चयन किया। तो ऐसे में जो भी इतिहास लिखेगा उसकी आलोचनात्मक व्याख्या होगी। अब जो तथ्य ले रहे हैं उसके प्रमाण कौन कौन से हैं, उसकी भी व्याख्या होगी। व्यवस्थित अनुसंधान की बात किया जाता है। ये सारी बातें तो इतिहास में आ चुकी हैं, तर्कसंगतता आ चुका है, तुलनात्मक अध्ययन आ चुका है, ये सारी बातें इतिहास में। तो क्यों ना इतिहास को विज्ञान माना जाए। इतिहास में उपलब्ध स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण, तथ्यों का विश्लेषण तथा तर्कसंगत निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए इसका क्या फायदा होगा, इसलिए इतिहास में वैज्ञानिक पद्धति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इतिहास में ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक पद्धति हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें तर्कसंगतता है, एक नियम है, एक व्यवस्थित, एक तरह से कहें कि उसका एक व्यवस्थित कालानुक्रम है। तो उसे कैसे विज्ञान नहीं माने। जिस प्रकार विज्ञान में तथ्यों का चयन होता है, विश्लेषण आवश्यक है, उसी प्रकार इतिहास भी प्रमाणों के चयन, परीक्षण और तार्किक व्याख्या पर आधारित होने के कारण वैज्ञानिक स्वरूप ग्रहण करता है। इन्हीं आधारों पर अनेक विद्वान इतिहास को विज्ञान की संज्ञा प्रदान करते हैं। अपने मत की पुष्टि हेतु उन्होंने निम्न तथ्य प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से तथ्य? इतिहास सामान्य तथ्यों से युक्त है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि विशेष से सामान्य की ओर, जब हम किसी विशेष घटना या फिर विशेष कालानुक्रम का जब अध्ययन करते हैं तो फिर हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो एक निश्चित बिंदु पर आकर के रुक जाता है, जिसको हम लोग एक सामान्य निष्कर्ष के तौर पे देखते हैं। वही बात यहाँ कह रहा है कि इतिहास सामान्य तथ्यों से युक्त है। जैसे विज्ञान सामान्य तथ्यों से युक्त है, वैसे इतिहास भी सामान्य तथ्यों से युक्त है। इतिहास को विज्ञान मानने वाले विद्वानों का मत है कि इतिहास केवल विशिष्ट घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि उनसे सामान्य सिद्धांतों या प्रवृत्तियों का भी प्रतिपादन करता है कि अगर विशिष्ट घटनाएं बार बार हो रही हैं तो उसके लिए कॉमन फैक्टर काम कर रहा है, उसकी व्याख्या इतिहास करता है। जैसे विज्ञान विशिष्ट घटनाओं से एक सामान्य नियम बना लेता है, वैसे इतिहास भी एक सामान्य नियम की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो उनका तर्क है कि अगर विज्ञान सामान्य नियम की तरफ आगे बढ़ा है और इतिहास सामान्य नियम की तरफ आगे बढ़ा है, फिर दोनों में फर्क क्या है? वो भी विज्ञान है, तो ये भी तो विज्ञान की नीतियों का पालन कर रहा है। जैसे E.H. कार के अनुसार इतिहास को सामान्यीकरण के सिद्धांत से अलग करना अनुचित है, क्योंकि इतिहास का विकास सामान्यीकरण के आधार पर ही होता है। तो उनका मत है कि हम इतिहास को सामान्यीकरण से अलग नहीं कर सकते, मतलब हम विशेष से सामान्य की ओर इतिहास में आ सकते हैं। जॉफ्री एल्टन क्या कहते हैं? जॉफ्री एल्टन कहते हैं ने भी सामान्यीकरण को इतिहास का अभिन्न अंग माना तथा कहा कि यही इतिहास और
मात्र तथ्यों के संकलन में अंतर स्थापित करता है कि एक होता है इतिहास और एक होता है मात्र तथ्यों का संकलन। जैसे कोई घटना हुई, किसी ने संकलित कर लिया, वो इतिहास नहीं होगा, वर्णनात्मक इतिहास में है जो प्राचीन काल में होता था। अब उसमें सुधार हो चुका है, और जो सुधार होकर के इतने तर्कसंगत परिवर्तन हो चुके हैं, तो फिर इतिहास में परिवर्तन को हम क्यों न विज्ञान की श्रेणी में रखें। जेबी ब्योरी तो ये मत ही लेके आए थे। जेबी ब्योरी के अनुसार इतिहास में कुछ सामान्य प्रवृत्तियां और नियम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कैमिलो बेंसो काउंट ऑफ कावूर के नेतृत्व में इटली का एकीकरण, ओट्टो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण, और बाद के इतिहासकारों ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत की शक्ति को स्वीकार किया। तो ये जो एकीकरण के पीछे जो कारक जिम्मेदार थे, जो सामान्य सिद्धांत जिम्मेदार थे, वो राष्ट्रीयता की शक्ति थी, राष्ट्रहित। हम देखेंगे भारत में जब नेशनल मूवमेंट हो रहा है तो बहुत सारे लोग उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं नियमों को लेकर चलते हैं जो जर्मनी और इटली में हुआ था। भारत के बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको जर्मन नेताओं के नाम के साथ जोड़ा गया। तो अगर वो जोड़ा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सामान्यीकरण की तरफ आगे बढ़ता है, ये जेबी ब्योरी कहते हैं। बाद के इतिहासकारों ने राष्ट्रीयता सिद्धांत की शक्ति को स्वीकार किया। इसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट और एडोल्फ हिटलर की विफलता से यह सामान्य निष्कर्ष निकाला गया कि संपूर्ण यूरोप पर स्थायी प्रभुत्व स्थापित करना संभव नहीं है। एक और निष्कर्ष निकाला गया कि संपूर्ण यूरोप को एक साथ बांध के लेके चलना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि प्रयास तो बहुत सारे लोगों ने किया था। लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि सत्ता भ्रष्ट करती है। तो ये कहीं ना कहीं ये सामान्य सिद्धांत है, और जब भी हमें लगता है कि ये सामान्य सिद्धांत तो अभी भी लागू है, जैसे अगर हम कहें किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र में कहें कि सत्ता भ्रष्ट करती है, अगर कोई व्यक्ति सत्ता पा लेता है तो वो भ्रष्ट हो जाता है, और हमें सुनने में भी अच्छा लगता है, अरे हाँ हमने इस व्यक्ति को जिताया, या ये व्यक्ति सत्ता में आया और ये क्या किया, इसने भ्रष्टाचार फैला दिया, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं किया। और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है, और हम लोग ये भी कहते हैं कि पूर्ण सत्ता तानाशाही ला देती है। तानाशाही मतलब भ्रष्टाचार का चरम बिंदु, कि अब हम जो चाहेंगे वही करेंगे। और अब मध्यकाल में देखते हैं मध्यकालीन शासकों की, वो कोई निरंकुश तानाशाह है, कोई उदार तानाशाह है, कोई पूर्ण निरंकुश तानाशाह है। तो ये जो तानाशाह का जो कॉन्सेप्ट है वो सब पे लागू हो रहा है। ये क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सत्ता पाने से जो उसके मन में भ्रष्टाचार है उसकी वजह से आया। किसी भी आज के डेट में भी अगर किसी भी राष्ट्र में कहें कि अगर वो संपूर्ण सत्ता उसके हाथ में, किसी एक दल के हाथ में केंद्रित हो जाए, तो वो क्या होता है, वहाँ पर उसी दल का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। कहीं ना कहीं वो दूसरों के लिए एक भ्रष्टाचार की कड़ी बन जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं वो सार्वभौमिक रूप से लागू होती हैं। जैसे न्यूटन का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, वो इस तरह की विचारधाराएं भी सार्वभौमिक रूप से लागू होती हैं। तो ये विशिष्ट नहीं, ये तो सामान्य विचारधारा हो गई, ये नहीं विशिष्ट से हम सामान्य की ओर बढ़ गए। तो विज्ञान अगर विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहा है तो ये भी तो जा रहा है, तो ये भी विज्ञान है, भी सामान्यीकरण के उदाहरण है। इस प्रकार इतिहास विशेष घटनाओं के अध्ययन से सामान्य निष्कर्ष निकालता है। तो इतिहास में भी विशेष घटनाओं का जब अध्ययन करें तो एक सामान्य निष्कर्ष की तरफ पहुंच जाएंगे। इसलिए इस कार्य के अनुसार इतिहास का संबंध विशेष और सामान्य दोनों से है, यानी विशेष से हम शुरू करके यहाँ भी सामान्य पर पहुँच सकते हैं और विज्ञान में भी पहुँच सकते हैं। तो फिर इतिहास विज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए? तो उनका तर्क प्रबल है। दूसरा जो तर्क देते हैं कि इतिहास सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान है। और जब भी हम विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर इतिहास सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये विज्ञान है। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। W.H. वाल्स के अनुसार इतिहास एक वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि इसकी अपनी निश्चित पद्धति, तकनीक और अनुसंधान विधि है। अब W.H. वाल्स क्या कहते हैं कि यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्यों यह वैज्ञानिक अध्ययन है? क्योंकि इसके अध्ययन की एक निश्चित पद्धति है। जैसे विज्ञान के अध्ययन की एक निश्चित पद्धति है, वैसे इतिहास के अध्ययन की भी एक निश्चित पद्धति है। इसकी एक निश्चित तकनीकी है। जैसे अभी हम लोगों ने इसी क्लास में, अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इतिहास के किन किन विषयों के साथ संबंध है। तो उनके जो संबंध है कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता की पुष्टि करते हैं, क्योंकि वो प्रमाणों की पुष्टि हेतु उन विषयों के साथ संबंध रखते हैं। तो उनके तकनीकी, और जितना संबंध रखे उनके तकनीकी क्या होगी, मजबूत होती जाएगी। उनकी अपनी अनुसंधान विधि है। अनुसंधान विधियों में हमने देखा कि तथ्यों के आलोचनात्मक मूल्यांकन पर बल दिया, और आलोचनात्मक मूल्यांकन में बाह्य आलोचनात्मक मूल्यांकन, आंतरिक आलोचनात्मक मूल्यांकन पर बल दिया, जिससे कि हम सही निष्कर्ष की तरफ पहुंच जाए। ये सारी बातें हैं। इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों, साक्ष्यों तथा सामान्य सिद्धांतों के आधार पर तथ्यों का परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है और फिर वो निष्कर्ष पहुंचता है। इसी कारण 20वीं शताब्दी में
इतिहास अध्ययन के लिए आधुनिक शोध पद्धतियों का विकास हुआ, जिससे इतिहास एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। तो अब इतिहास में भी वही क्रमबद्धता है जो विज्ञान में है, वही व्यवस्था है जो विज्ञान में है, तो फिर इतिहास विज्ञान क्यों नहीं है, ये सवाल बनता है। एल रॉसे के अनुसार विज्ञान की भांति इतिहास में भी वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज निश्चित नियमों और व्यवस्थित विधियों द्वारा की जा सकती है। रॉसे जो कहते हैं, ये इनको राउज कहते हैं, एल राउज के अनुसार विज्ञान की भांति इतिहास में भी वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज निश्चित नियम और व्यवस्थित विधियों द्वारा की जाती है। तो वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज जो हम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, उसके लिए एक निश्चित नियम है। ऐसा नहीं है कि हम उल जुलूल कोई भी नियम लेके चलते हैं, और उसके लिए हमारे पास नियम भी है और निश्चित विधि भी है, की जाती है। यद्यपि इतिहासकार प्रयोगशाला के उपकरणों का उपयोग नहीं करता है, फिर भी अपने विवेक, विश्लेषण और आलोचनात्मक दृष्टि से तथ्यों का सूक्ष्म परीक्षण करता है। और अगर वो इतना करता है तो कहीं ना कहीं इतिहास वैज्ञानिकता की तरफ झुकाव दिखाई देता है। इतिहास में वैज्ञानिक विश्लेषण तथा सौंदर्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण दोनों का समन्वय आवश्यक है। इतिहास में किसकी जरूरत है, तो एक तो वैज्ञानिक विश्लेषण की और सौंदर्यपूर्ण यानी सुंदर प्रस्तुति, सुंदर उसके दृश्यों को, ताकि वो इतिहास रोचक बन सके। लेकिन रोचकता इतनी ना हो कि इतिहास अपनी मौलिकता खो दे, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें विज्ञान की तरफ इतिहास के झुकाव को दिखाती हैं। विल्हम डेल्थी की बात करें अगर, के अनुसार विज्ञान प्रकृति का अध्ययन करता है जबकि इतिहास मनुष्य का अध्ययन करता है। तो दोनों में संबंध क्या है कि हम विज्ञान में क्या करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, निर्जीव और सजीव वस्तुओं के संबंधों को देखते हैं, सजीव वस्तुओं में हो रहे जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और हमको पता है कि जैविक क्रियाएं एक निश्चित क्रम में चलती है, जैसे यूनिवर्स निश्चित क्रम में चल रहा है, जैविक क्रियाएं निश्चित क्रम में चल रही हैं। ठीक है, जो भौतिक वस्तु हैं उनका भी एक निश्चित क्रम है, तो उसका अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान प्रकृति, जैसे विज्ञान प्रकृति का अध्ययन करता है, अब इतिहास में भी क्या है कि मनुष्य की गतिविधियां भी एक निश्चित क्रम से बदलती रहती हैं। उस निश्चित क्रम का अध्ययन करके हम मनुष्य की गतिविधियों में सुधार ला सकते हैं, तो क्यों न विज्ञान है ये। जॉन लिंटन मेयर्स का मत है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो दोनों, अगर हम प्रकृति और जैविक और अजैविक चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, जैविक और अजैविक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, मनुष्य की गतिविधियों का अध्ययन विज्ञान में कर रहे हैं, तो मनुष्य तो इतिहास का विषय है ही, और प्राकृतिक चीज़ें और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर मनुष्य विज्ञान, मनुष्य के जो अध्ययन है वो विज्ञान क्यों नहीं है, ये बात कर रहे हैं जॉन लिंटन मेयर्स। प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, इसलिए इतिहास और विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां भी परस्पर पूरक हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो दोनों का अध्ययन हो रहा है, तो एक का विज्ञान में क्यों और एक का गैर विज्ञान क्यों, दोनों का विज्ञान में होना चाहिए, तो दोनों के विषय भी वैज्ञानिक होने चाहिए। ये भी बताते हैं कि इतिहास कहीं ना कहीं विज्ञान है। FCS चिल्लर की बात करें या चिलर की बात करें ने इतिहास में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग को आवश्यक माना। उनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति सार्वभौमिक है और ज्ञान प्राप्ति का सबसे विश्वसनीय माध्यम है, इसलिए इतिहास का अध्ययन भी वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रमाण और तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए। और अगर इस तरह से हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इतिहास विज्ञान है। ठीक है, अब तीसरी बात जो है कि इतिहास जैसे विज्ञान हमें शिक्षा प्रदान करता है, स्वाभाविक सी बात है कि इतिहास भी तो हमें शिक्षा प्रदान करता है। इतिहास भी हम सीखने के लिए पढ़ते हैं ताकि हम अतीत में हुई घटनाओं से ये सीख सकें कि वो घटनाएं दोबारा ना हो, या फिर अतीत में जो घटनाएं हुई थी उसका प्रभाव जो अभी के समाज पर पड़ रहा है उसमें किस तरह का परिवर्तन करें, यह हम इतिहास से सीख सकते हैं। वही बात कह रहे हैं कि विज्ञान की बात इतिहास भी शिक्षाप्रद है, और जो सीखने की प्रक्रिया वही तो शिक्षाप्रद है। तो विज्ञान अगर हमें कुछ सिखा रहा है तो इतिहास भी तो हमें कुछ सिखा रहा है, तो दोनों एक तरह से कहें विज्ञान है। इतिहास विज्ञान की भांति क्या है, ज्ञानवर्धक है। तो इतिहास में क्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, ये भी ज्ञानवर्धक है, ये भी उपयोगी है और ये भी शिक्षाप्रद है जैसे विज्ञान है। इसका उद्देश्य केवल अतीत का वर्णन करना नहीं बल्कि उसमें शिक्षा लेकर वर्तमान को समझना है कि जो पीछे घटनाएं हुई हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित कर रही हैं, इसको समझना है। जैसे आज जो पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं, आज जो हम ग्लोबल वार्मिंग को झेल रहे हैं, जो विज्ञान का विषय है, उसके पीछे के कारकों को हम ऐतिहासिक दृष्टि से समझ करके समाज को एक नए चिंतन की तरफ ले जा सकते हैं और आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उसको ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास विज्ञान का ही तो काम कर रहा है।
बल्कि उसमें शिक्षा लेकर वर्तमान को समझना और भविष्य का मार्गदर्शन करना भी होता है। हम ये नियम बना सकते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर एक नियम बना सकते हैं कि इन इन कारकों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। मानव में उन कारकों को नैतिक आधार पर या सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर उन्हें प्रेरित करके उन सभी क्रियाकलापों को रोक दिया जाए। अब उन क्रियाकलापों को रोकेंगे तो भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगे। यही काम विज्ञान कर रहा है, यही काम इतिहास भी कर रहा है, तो फिर इतिहास विज्ञान क्यों नहीं है? ये बातें हो रही हैं यहाँ पे। इसी कारण अनेक विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान का के समान उपयोगी विषय माना है। फ्रांसिस बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। फ्रांसिस बेकन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य के मस्तिष्क के पवित्रीकरण तक की बात किया कि मनुष्य में जब तक पूर्वाग्रह रहेगा तब तक वो कहीं ना कहीं इतिहास से दूर रहेगा। तो मनुष्य जब भी इतिहास पर बात करे तो पूर्वाग्रह को त्याग दे, और जब वो पूर्वाग्रह को त्याग देगा तो वस्तुनिष्ठता की तरफ आ जाएगा, फिर इतिहास विज्ञान हो जाएगा। वही जेबी ब्यूरी यहाँ कह रहे हैं कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, और बुद्धिमान मनुष्य क्या है कि वो तर्क और कुतर्क को समझ पाए। चार्ल्स हार्डिंग फिर्थ का बात करें तो फर्थ का मत है कि इतिहास विज्ञान की भांति उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है, जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जो मानव जीवन में मार्गदर्शक सिद्ध होता है। उन्होंने वाल्टर रीले के इस कथन का समर्थन करते हुए कहा कि इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों से ऐसी शिक्षा देना है जो हमारे विचारों, हमारे कार्यों का मार्गदर्शन कर सके। और अगर हमारे विचारों और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन हो रहा है तो हमारे कार्य और विचार हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि नियम का एक सामान्यीकरण का सिद्धांत बनेगा। तो जैसे विज्ञान सामान्यीकरण की तरफ जा रहा है वैसे इतिहास भी चला जाएगा, तो फिर इतिहास विज्ञान क्यों नहीं है? इतिहास के शिक्षापद प्रकृति का प्रमाण यह है कि रेनेसा के दौरान यूरोप के विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोमन इतिहास से प्रेरणा प्राप्त किया था, और उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने समाज में परिवर्तन किया। तो अगर वो प्रेरणा लेकर के समाज में परिवर्तन कर रहे हैं तो इतिहास विज्ञान ही तो हुआ। अगर हम विज्ञान का काम क्या है कि बुराइयों को रोकना और समाज को नई दिशा देना, तो इतिहास भी वही काम कर रहा है। इसी प्रकार ब्रिटिश शासकों ने रोमन एम्पायर के इतिहास से साम्राज्यवादी नीति की शिक्षा ली, तो बहुत सारी अच्छी बातें सीखी, बहुत सारी बुरी बातें भी सीखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद बनाने के लिए उन्होंने आका तो रोमन एम्पायर से लिया। वहीं रशियन रिवॉल्यूशन के नेताओं ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन तथा पर्शियन कम्यून से प्रेरणा लेकर अपनी क्रांति का सफल नेतृत्व कर लिया। तो उन्होंने जो क्रांति का स्वरूप कैसे है, किन कारकों से हुआ है, उससे सीख लेकर के आप नई दिशा में बढ़ सकते हैं। इसका एक और उदाहरण है, जैसे जब जलालुद्दीन खिलजी के समय आपको जो कड़ा और मानिकपुर का जो मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था, उसकी एक आख्या मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी से उसने कहा था कि ये विद्रोह सफल होता अगर मेरे पास धन होता, और इस बात को अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरता से लिया। उसने पहले धन जुटाया और फिर विद्रोह किया। उसका विद्रोह सफल रहा और एक मजबूत राज्य का स्थापित करने में सफल हो गया, और अपार धन संपदा छोड़ के गया अपने पीछे। तो इतिहास में ये भी सिखाता है कि पिछली घटनाओं से अगर हम सीख लेकर के एक सामान्य नियम बना लें तो हम आगे हमारे साथ कोई भी बुरी घटना नहीं हो सकती है। आज अगर हम देखें कि पूरी दुनिया के शासकों की बात करें तो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी जो राजनीतिक दल है उसको आर्थिक रूप से संपन्न करने में लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की घटना होने पर उनका राजनीतिक दल कमजोर न हो। ये कहीं ना कहीं सीख ही तो है। आज पूरी दुनिया कि जो राजनीतिक दल हैं इस होड़ में लग चुके हैं कि मेरे पास कितनी धन संपदा हो और मेरा जो प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल हो वो कितना आर्थिक रूप से कमजोर हो। मध्यकाल में भी ये विचारधारा थी, आज भी ये विचारधारा है। और कोई भी राजनीतिक दल अगर वो आर्थिक रूप से अत्यधिक संपन्न है और किसी संस्कृति विशेष का मुखौटा ओढ़ के चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक शासन करेगा। ये एक सिद्धांत है, एक सामान्य नियम है, पूरी दुनिया में अप्लाई हो रही है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर ये सामान्य नियम बन चुका है तो कोई भी राजनीतिक दल इन दो बिंदुओं पे काम करे, आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न करे और दूसरा किसी धर्म या फिर किसी संप्रदाय या फिर किसी आडंबर का एक चेहरा ओढ़ ले। ये जो चीज़ें ओढ़ लेता है जिसको समाज सबसे ज़्यादा स्वीकृति देती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो राजनीतिक दल लंबे समय तक शासन करेगा, तो इतिहास का एक विषय बन जाता है। तो कह रहा है कि कम्युन से क्रांति का नेतृत्व किया, अब इससे क्या होगा कि राजनीतिक दल सफल होगा, जैसे यहाँ ये सफल हो गए। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास विज्ञान की भांति मानव समाज को शिक्षा देता है। अब सीख तो ले ही लिया उन्होंने, और सीख ले लिया तो अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। तो इसमें सीख क्या मिलती है कि अगर कोई राजनीतिक दल आर्थिक दृष्टि से संपन्न है,
वहाँ की समाज व्यवस्था में प्रचलित लोकमत, लोक धर्म को अगर वो अपना आडंबर बना लेता है या मुखौटा ओढ़ लेता है तो फिर उसे शासन सत्ता से कैसे हटाया जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं। मानव समाज को शिक्षा, प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता, तो जैसे विज्ञान में वस्तुनिष्ठता है वैसे इतिहास में भी वस्तुनिष्ठता है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जिसके आधार पर उन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया है तीन इतिहासकारों ने कि नहीं, इतिहास विज्ञान से किसी भी मामले में कम नहीं है। अब यहाँ और देखेंगे, वस्तुनिष्ठता विज्ञान का प्रमुख गुण है। विज्ञान क्यों विज्ञान है? क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठता है। तो इतिहास क्यों इतिहास है? तो इसमें भी तो वस्तुनिष्ठता है। तो अगर इसमें वस्तुनिष्ठता है और विज्ञान में भी वस्तुनिष्ठता है तो दोनों का कॉमन फैक्टर वस्तुनिष्ठता है, तो इतिहास विज्ञान क्यों नहीं है? यहाँ देख लेते हैं। और इतिहास में भी इसे प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। यद्यपि इतिहासकार की व्याख्या में व्यक्तिगत दृष्टिकोण का कुछ प्रभाव हो सकता है, फिर भी ऐतिहासिक निष्कर्ष अगर तथ्यों पर आधारित है, अगर ऐतिहासिक निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है, साक्ष्यों पर आधारित है और प्रमाणों पर आधारित है, तो वो क्या होगा? वो विज्ञान की तरफ चला जाएगा। जैसे जब भी हम किसी घटना की व्याख्या देखते हैं, मान लीजिए आपने किसी फिल्म को देखा और फिल्म को देखते समय क्योंकि फिल्म देखते समय आप घटनाक्रम को समझ रहे होते हैं, तो अब वो घटनाएं चल रही होती हैं और उसमें जो जज होता है वो सारे घटनाओं को देखने के बाद अगर तथ्यों के साथ फैसला देता है और हमें लगता है कि तथ्यों के साथ जो फैसला आया वो जो सही था उसके पक्ष में आया, तो हम खुश हो जाते हैं। उस फिल्म का या फिर उस नाटक का सुखांत होता है और हमें एक संतुष्टि मिलती है। तो ये जो संतुष्टि मिलती है ये कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता ही तो है। और इतिहासकार भी वही काम कर रहा है कि वो भी तथ्यों, साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करता है। अगर एक जज इस तरह के निर्णय ले रहा है और इतिहासकार ऐसे निर्णय ले रहा है और विज्ञान में भी ऐसे निर्णय हो रहे हैं, तो फिर इतिहास विज्ञान क्यों नहीं है? ये भी तर्क अच्छा है। इसलिए इतिहास पूर्णतः विषयनिष्ठ नहीं बल्कि पर्याप्त सीमा तक वस्तुनिष्ठ हो सकता है। अगर हम कहें कि चलो मनोभाव प्रभावित भी करते हैं तो भी एक निश्चित सीमा तक वस्तुनिष्ठ तो हो ही सकता है इतिहास। ऑगस्ट काम्टे की बात करें के अनुसार जब इतिहासकार व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर सिद्धांतों, प्रमाणों और तर्क के आधार पर इतिहास का अध्ययन करता है तब इतिहास का विषयनिष्ठ स्वरूप वस्तुनिष्ठता में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण इतिहास चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन में समानता दिखाई देता है। तो जब व्यक्ति अपनी मनोभाव को त्याग दिया, जैसे जो जज है जो फैसला सुना रहा है, अगर मान लीजिए कि वो फैसला सुना रहा है और तर्क के आधार पर जो निर्णय आ रहा है वो गलत पक्ष में, जो लोग गलत किए थे वो सही साबित हो रहे हैं, तो भी उसने गलत का ही पक्ष लिया। क्यों? क्योंकि तर्क के आधार पर निर्णय लिया। तो अगर तर्क के आधार पर वो प्रूफ नहीं हो पाता है, ये कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता को दिखा रहा है। अब यहाँ पर वस्तुनिष्ठता अगर प्रभावित हो रही है तो हम फिर से तर्कों का चयन करेंगे। और जो हमारे जो इतिहास चिंतन में जो विचारधाराएं आई उसमें भी ये बात आई कि अगर जजमेंट में या किसी तरह के निर्णय में तथ्यगत त्रुटियों की वजह से निर्णय गलत होता है तो हम पुनः उसकी पुनर्व्याख्या करेंगे। ये सब चीज़ें जो हो रही है, जैसे हम कोई साइंटिफिक हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के गलत परिणाम है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम परिणाम बंद कर देंगे, फिर से हम रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से कर सकते हैं और जिससे हम सही तथ्य की तरफ पहुँच सकते हैं। तो ये भी तो इतिहास को वस्तुनिष्ठता की तरफ ले जा रहा है। W.H. वाल्स के अनुसार अगर कहें कि इतिहास का अध्ययन अर्थशास्त्र, पुरातत्व, अन्य सहायक विषयों के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि इतिहास के सहायक विषय कौन कौन से थे, जो अभी इसी क्लास में हम लोग शुरू में देखे थे। ये सहायक विषय इतने हम क्यों लिए? क्योंकि हम इतिहास में तथ्य को सही साबित कर सकें। आधुनिक इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों, स्रोतों और प्रमाणों को प्राथमिकता देकर इतिहास को अधिक वस्तुनिष्ठ एवं प्रमाणिक बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधान भी वैज्ञानिक अनुसंधान की भांति तर्क, साक्ष्य और वस्तुनिष्ठता पर आधारित माना जा सकता है। और अगर माना जा सकता है तो इतिहास विज्ञान है। इतिहास में भविष्यवाणी के लिए पर्याप्त अवसर है। तो जैसे विज्ञान में एक नियम बन चुका है कि ये आज है तो कल भी होगा। जैसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कल भी सूरज उगेगा, परसों भी उगेगा, कल भी रात होगी, परसों भी रात होगी। तो हम भविष्यवाणी क्यों करें? क्योंकि हमें नियम पता है। वैसे हम इतिहास में भी तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। यद्यपि कुछ विद्वानों का मत है कि इतिहासकार भविष्यवक्ता नहीं होता है, फिर भी अनेक इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास में सामान्य प्रवृत्तियों और परिस्थितियों के आधार पर भविष्य के बारे में हमें संकेत मिल जाता है, भविष्य के बारे में मार्गदर्शन मिल जाता है। तो विज्ञान अगर नियम से चल रहा है तो इतिहास में अगर उन नियम का हम पालन कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जैसे E.H. कार के अनुसार इतिहासकार का कार्य निश्चित भविष्यवाणी करना नहीं है, ये तो बात सही है।
बल्कि अतीत के अनुभवों के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए दिशा तैयार करना, ये इतिहास का काम हो जाता है। तो पिछली जो घटनाएं हो रही हैं उससे इतिहासकार सीख सकता है और भविष्य में वो घटनाएं न, अगर अच्छी घटना है तो उसको आगे बढ़ाए, बुरी घटना है तो न बढ़ाए। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब राजनीतिक दलों को ये पता चल गया कि राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, उसमें से जो प्रबल तथ्य वो क्या है कि आप सबसे ज़्यादा अमीर हो। दूसरा तथ्य क्या है कि समाज में कौन सी बौद्धिक विचार चिंतन चल रहा है, किस धर्म या किस संप्रदाय की तरफ लोगों का झुकाव है, उसका आडंबर अपने ऊपर ले लीजिए। अगर ये दो चीज़ें आपके पास है तो आप सत्ता में बने रहेंगे। और इसका सभी दुनिया के सभी राजनीतिक दलों ने फायदा उठाया, सभी राजनीतिक दलों ने उसका उपयोग किया। तो वही बात है कि हम भविष्य के लिए उन्होंने दिशा तैयार कर लिया कि ये चीज़ें होंगी तो हो जाएंगी। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि कल भी सूरज उगेगा, वैसे यहाँ भी हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो आप सत्ता में बने रह सकते हैं, वो भी लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इतिहास में जब समान परिस्थितियों की पुनरावृत्ति होती है तो उनके परिणाम भी प्रायः समान होते हैं। उदाहरण, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांतियाँ समान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की पुनरावृत्ति थी। हाँ, अगर राजा तानाशाह हो जाए, राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि क्रांति होगी। तो चाहे वो आज की बात हो, चाहे आज के 100 साल बाद हो, जब भी राजनीतिक गतिविधियाँ इस दिशा में जाएगी तो क्रांति हो जाएगा। ये भी एक सामान्य नियम बन गया कि दो तीन चीज़ें होंगी तो राज्य में राजा के विरुद्ध विद्रोह हो जाएगा या राजनीतिक दल के विरुद्ध विद्रोह हो जाएगा। अगर वो राजा भ्रष्टाचार को लेकर चल रहा है, लोक जन के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और वो खुद आर्थिक रूप से विपन्न है, ये तीन चीज़ें हैं। दूसरा, उसके आपसी मामले बिगड़े हुए हैं, उसके जो राजनीतिक दल के सदस्य वो आपस में लड़ रहे हैं, स्वाभाविक बात है विखंडन होगा और उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए इतिहासकार ये सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है कि जहां भी शोषण, असमानता और असंतोष जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी वहां क्रांति स्वाभाविक सी बातें हो जाएगी। डब्ल्यू.एच. वास के अनुसार वैज्ञानिक निश्चित भविष्यवाणी कर सकता है जबकि इतिहासकार केवल संभावित प्रवृत्तियों का संकेत देता है। कार्ल पॉपर का मत है कि इतिहासकार भविष्य का निश्चित पूर्वानुमान नहीं करता बल्कि अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो जहां विज्ञान में निश्चित नियम है, हम बिना सोचे समझे कह देंगे कि कल भी सूरज उगेगा, हम बिना सोचे समझे कह देंगे कि फला दिन को चंद्र ग्रहण लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि निश्चित नियम से सूर्य चक्कर लगा रहा है या सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, दोनों की जो रोटेशन है वो कहीं ना कहीं टकराएंगे, वहाँ चंद्रग्रहण लगेगा। हम मैथमेटिक्स या फिर कहें कि गणितीय अनुक्रियाओं के द्वारा हम बता सकते हैं कि इस दिन पर ये टकराएंगे, इस समय पर वहाँ चंद्रग्रहण लग जाएगा। तो इस तरह का हम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन इतिहास में भी तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पुराने घटनाओं का हम विश्लेषण करें और विश्लेषण के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। इतिहासकार भी ऐसा कर सकता है। इसी कारण ईएचकार ने कहा है कि इतिहासकार की भविष्य संबंधी व्याख्या का आधार सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है, न कि निश्चित और सार्वभौमिक भविष्यवाणी। तो इतिहासकार भविष्यवाणी नहीं करता है लेकिन एक सामान्य सिद्धांत की तरफ तो पहुंच ही जाता है। और विज्ञान अगर सामान्य सिद्धांत की तरफ पहुंच रहा है, इतिहास भी सामान्य सिद्धांत की तरफ पहुंच रहा है, तो दोनों एक तरह से कहें कि पटरी पर आ जाते हैं। तो फिर अगर विज्ञान को इतिहास मान सकते हैं, इतिहास को विज्ञान मान सकते हैं। ये सारे तर्क दे रहे हैं। इतिहास में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। अब देखिए इतिहास में क्या है, तर्क है। जैसे कभी हमने एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कोई जज है जो जजमेंट दे रहा है, उसको पता है कि जिसके पक्ष में फैसला दे रहा है वो व्यक्ति वास्तव में गलत था और जिसके विपक्ष में फैसला दे रहा है वो सही था। लेकिन जिसके पक्ष में फैसला गया उसने तथ्य के आधार पर ये प्रूफ कर दिया कि वो सही है। तो क्या वो नैतिकता के आधार पर जो प्रूफ नहीं कर पाया उसके पक्ष में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। और हम लोग तमाम जजमेंट देखते हैं कि नहीं जाता है। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े अपराध किए लेकिन उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिला तो वो बरी हो गए। वैसे इतिहास कह रहा है कि इतिहास में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे विज्ञान एक नियम से चलता है वैसे इतिहास भी एक नियम से चल रहा है। इसमें चीज़ें जानने के बाद भी आप नैतिक उपदेश नहीं दे सकते हैं। आप वही बताओगे जो तथ्य बता रहे हैं। जो तथ्य बोलते हैं वो बोलोगे, न तो अपने मन से बोल दोगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। विज्ञान की भांति इतिहास का प्रमुख उद्देश्य तथ्यों का निष्पक्ष अध्ययन है और विश्लेषण करना है, न कि नैतिक निर्णय देना। तो नैतिक निर्णय देना इतिहासकार का काम नहीं है। इतिहासकार का कार्य किसी व्यक्ति या घटना का मूल्यांकन उपलब्ध साक्ष्यों और ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर करना होता है, न कि उसे नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा सिद्ध करना। तो नैतिकता का कोई जगह नहीं है इतिहास में। आप तथ्यों के आधार पर फैसला दोगे।
लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहासकार का कर्तव्य नैतिक शिक्षा देना नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर व्यक्तियों और घटनाओं का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। आगे जो हमारी टॉपिक आएंगे जिसमें हम यूरोप में इतिहास चिंतन का विकास कैसे हुआ और फिर कैसे भारत में इतिहास चिंतन आया, जब उसका अध्ययन करेंगे तो वहाँ देखेंगे नैतिकता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किन किन परिस्थितियों में नैतिक तत्वों को हटाया गया, नैतिकता का स्थान कम होने लगा। जब इतिहास से हमने धार्मिक तत्वों को हटाया तो नैतिक तत्व धीरे धीरे कम होने लगे और नैतिकता से इतिहास क्या हो गया, वस्तुनिष्ठता की तरफ आगे बढ़ा। उदाहरणतः हेनरी अष्टम का व्यक्तिगत जीवन नैतिक दृष्टि से आलोचना का विषय हो सकता है, किंतु उसने उसकी प्रशासनिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों का ऐतिहासिक मूल्यांकन प्रभावित नहीं होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य या किसी देश के किसी धार्मिक मूल्य को नहीं मानता है, लेकिन उस राज्य के लिए वो बहुत सारे काम ऐसे कर दिए जो लोक जीवन के लिए बहुत बेहतर थे, तो वहाँ हम उसके नैतिक मूल्य को न दे करके उसके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। ऐसा भारत में भी आप देख सकते हैं, दुनिया के तमाम देशों में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेनरी अष्टम का उदाहरण दिया गया कि उसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं था। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार या फिर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट को आप देखेंगे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ खो दिया, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसकी पहुँच बहुत ऊँची है। तो हम उसको पहचानते हैं उसके सार्वजनिक जीवन की वजह से, न कि उसके व्यक्तिगत जीवन की वजह से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और हम उस पर कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर आप इतिहासकार ये कहता है कि आप उस पर कोई फैसला नहीं दोगे, उस पर कोई नैतिक अनैतिक बातें नहीं करोगे, तो ये भी एक विषय है। किंतु इसमें उसकी प्रशासनिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों का ऐतिहासिक मूल्यांकन प्रभावित नहीं होना चाहिए। अतः इतिहास का उद्देश्य नैतिक व्याख्या करना नहीं बल्कि अतीत का वस्तुनिष्ठ एवं प्रमाण आधारित विश्लेषण करना है। इतिहास में धर्म के लिए स्थान नहीं है। तो आप किसी भी धर्म या फिर किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर के इतिहास लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इतिहास की वस्तुनिष्ठता को आघात पहुंचा रहे हैं। विज्ञान की भांति आधुनिक इतिहास लेखन का आधार तथ्य, प्रमाण और तर्क है, न कि धार्मिक मान्यताएं। यद्यपि प्राचीन भारतीय, यूनानी, ईसाई और इस्लामिक इतिहास दृष्टि में घटनाओं को ईश्वरीय इच्छा से जोड़ा गया, परंतु आधुनिक इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या धार्मिक विश्वासों के बजाय उपलब्ध साक्ष्यों और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, ठीक है, व्याख्या धार्मिक विश्वासों के बजाय उपलब्ध साक्ष्यों और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करते हैं। तो अगर हम कहें कि हम ईश्वर को मानते हैं तो इतिहास में ईश्वर का कहाँ जगह है? ईश्वर अगर तथ्य से प्रूफ होते हैं तो लाइए, नहीं प्रूफ होते तो मत लाइए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे धर्म, ईश्वर, इन सब की उपयोगिता तब तक नहीं सिद्ध होगी जब तक आप तथ्यों के आधार पर प्रमाणित न कर दो कि ये चीजें हैं। अगर नहीं होती है तो नहीं होगा, ठीक है। विशेषकर आधुनिक और मार्क्सवादी इतिहास लेखन में धर्म का प्रभाव न्यूनतम दिखाई देता है। मार्क्स ने तो धर्म को बिल्कुल इतिहास से हटाने का प्रयास किया था। इस दृष्टि से इतिहासकार का कर्तव्य किसी व्यक्ति या शासन का मूल्यांकन उसके ऐतिहासिक कार्यों, उपलब्धियों और प्रमाणों के आधार पर करना है, न कि उसकी धार्मिक मान्यताओं या व्यक्तिगत आस्था के आधार पर। तो हम किसी का भी मूल्यांकन क्या करेंगे? ऐतिहासिक कार्य, उसकी क्या उपलब्धि रही, उसके क्या प्रमाण है, उसके आधार पर करेंगे, न कि हम इस आधार पर करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से कैसा था, उसकी धार्मिक मान्यताएं कैसी थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाले इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास को धार्मिक भावनाओं, नैतिक आग्रहों, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त रखकर ही उसे अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। तो आप उसमें अपनी नैतिक बातें नहीं रखोगे, आप अपनी मनोभावनाओं को नहीं रखोगे, मनोआग्रह को नहीं रखोगे, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को नहीं रखोगे, ये सब चीज़ें आप इतिहास में नहीं रख सकते और ना ही इसका किसी तरह से व्याख्या करने में उपयोग करोगे। इसलिए आधुनिक इतिहास लेखन में विज्ञान की भांति धर्म की अपेक्षा तथ्य और तर्क को अधिक महत्व दिया जाता है। और अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो फिर इतिहास विज्ञान क्यों नहीं है? इस जितने भी इन्होंने तर्क दिया अब तक, हमने जो भी तर्क पढ़े वो सारे तर्क ये बता रहे थे कि जो बातें विज्ञान में दिखाई देती हैं वही बातें इतिहास में भी दिखाई देती हैं, तो फिर इतिहास विज्ञान क्यों नहीं? सारी बातें प्रूव करती है कि इतिहास में भी उतनी ही तथ्यपरकता है, उतनी ही वस्तुनिष्ठता है, उतना ही व्यवस्थीकरण है, उतना ही सामान्यीकरण है जितना विज्ञान में है। इतिहास भी एक विज्ञान है। निष्कर्ष के तौर पर हम देख लें, उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। यद्यपि यह प्रकृति विज्ञानों से भिन्न है, फिर भी इसका आधार तथ्य, प्रमाण, अनुसंधान, विश्लेषण तथा वैज्ञानिक पद्धति है। इतिहास उपलब्ध स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण कर अतीत की घटनाओं का यथार्थ क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करता है और यथार्थ, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को ही हम विज्ञान कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान है।
अगली क्लास में हम इस बिंदु पर बात करेंगे कि इतिहास विज्ञान नहीं है, तो क्यों नहीं है, उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।